चलिए, तो देखिए हम लोग जल के बारे में पढ़ रहे हैं। तो जल के बारे में बहुत कुछ हमने देखा। हमारे शरीर के किन किन अंगों में जल पाया जाता है, जल क्या है, जल के गुण क्या है ना, जल का रासायनिक सूत्र क्या है। ठीक है। अब देखिए हमने पढ़ा है कि जल कहाँ से मिलता है, कहाँ से प्राप्त होता है। तो सभी लोग, अगर आप लोगों से पूछा जाए कि जल कहाँ से प्राप्त होता है, तो यही कहेंगे हैंडपाइप से, नलकूप से, कुआं से, तालाब से, झरने से, हाँ, वर्षा से और झील से, यही से बताएंगे। तो ये तो सब लोग जान रहे हैं कि पानी कहाँ से मिलता है। ठीक, तो ये तो हमारे वातावरण में पानी कहाँ से मिलता है। लेकिन आपसे पूछा जाए कि हमारे शरीर में पानी कहाँ से मिलता है, शरीर में पानी कहाँ से मिलता है, बताइए, सोचिए। हमारे शरीर में आज हम बात करेंगे कि हमारे शरीर में पानी कैसे मिलता है। ठीक है। तो शरीर में पानी, एक तो सीधा सा तरीका है, सभी लोग जानते हैं कि अगर आपसे पूछा जाए कि पानी हमारे शरीर में कैसे मिलता है, तो कह देंगे पीने से। पानी पीते हैं कि नहीं हम लोग? तो एक तो सीधी बात है कि पहला बात तो यही है कि जल हमें हमारे शरीर में कैसे प्राप्त होता है, पीने से। पानी हम पीते हैं, हमें पानी मिल जाता है। तो पहला पॉइंट हो गया पेयजल से, यानी पानी के पीने से। ठीक है। और दूसरी बात क्या है, अभी हम लोगों ने इसके पहले वाले क्लास में देखे हैं कि हमारे शरीर में दांतों में, हड्डियों में, मस्तिष्क में, त्वचा में, अंडे में, ठीक है, सब्जियों में, फलों में, हर तरह में, हर चीजों में जल की मात्रा मिलती है ना। तो मान लीजिए जैसे अंडा हमने खाया, तो अंडे में पानी मिलता है 70% के आसपास ना, सफेद वाले में अलग। खीरा खाया, खीरा में 90-95% मिलता है। ठीक है। तो ये सब जब हम फल खाते हैं, ये सब क्या है, एक तरह से भोज्य पदार्थ हैं। क्या है? भोज्य पदार्थ, यानी खाने वाले पदार्थ हैं। तो इनसे अगर हम खाते हैं, इनको अगर हम खाते हैं, तो हमारे शरीर में जब पानी, मान लीजिए हमने खीरा खाया, ठीक, तो पानी कहाँ है? खीरे में है। ये मान लीजिए हमने खीरा खाया, क्या है ये? खीरा। खीरा एक भोज्य पदार्थ है। खीरा को हमने खा लिया, तो खीरा में पानी ऑलरेडी है, तो फिर पानी हमारे शरीर में भी आ गया। अंडा खा लिए, मांस खा लिए, फल खा लिए, सब्जी खा लिए, ड्राई फ्रूट में भी मिलता है, अनाज में भी मिलता है, 10% के आसपास होता है ना। तो दूसरा, हम पानी, हमारे शरीर में पानी कैसे मिलता है? भोज्य पदार्थों से। कैसे मिलता है? भोज्य पदार्थों से। जो हम लोग भोजन खाते हैं वो किसी न किसी रूप में हमारे शरीर को पानी भी देता है। इसीलिए एक दिन पानी नहीं पीते तब भी जिंदा रहते हैं हम लोग कि नहीं? एक दिन पानी नहीं पिएंगे तो मर जाएंगे? हमारे शरीर में पानी की पूर्ति जो भोज्य पदार्थ है उनसे होती है। नहीं होता है तो हमारा ग्लूकोज जो है, जो शरीर के अंदर ग्लाइकोजन के रूप में जमा रहता है, वो देता है, ऊर्जा देता है ना। तो उस कार्बोहाइड्रेट में भी पानी रहता है। अभी आगे हम लोग देखेंगे कि कार्बोहाइड्रेट में भी पानी रहता है, प्रोटीन में भी पानी रहता है, वसा में भी पानी रहता है। तो अगर हम पानी मुख से नहीं लिए, एक दिन हम पानी नहीं पिएंगे, जो व्रत रहती हैं, महिलाएं रहती हैं व्रत में, छठ में रहती हैं, ज्योतिया में रहती हैं, तो क्या वो सब कैसे जीवित रहते हैं? उनके शरीर को पानी नहीं मिलता? पानी प्रोटीन में भी मिलता है, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट में भी मिलता है, वसा में भी मिलता है। अभी हम आगे चर्चा करेंगे। ठीक है। अभी हम ये बताना चाह रहे हैं आपको कि जो हमारे शरीर में पानी की मात्रा है वो पीने के अलावा और चीजों से पूर्ति होती है। कैसे? भोज्य पदार्थों से। यानी जो खाने वाला पदार्थ हम लोग खाते हैं, तो भोजन के साथ साथ हमको क्या मिल जाता है? पानी बोनस में मिल जाता है। होता है ना, जब कोई सामान हम लोग खरीदने जाते हैं
तो उसके साथ फ्री में मिलता है, ठीक है। खाने को हम लोग खीरा खा रहे हैं पेट भरने को, लेकिन उसके साथ बोनस में हमारे शरीर में क्या आ गया, पानी। अंडा खाएं प्रोटीन के लिए ना, तो हमारे साथ साथ क्या, उसके साथ हमें क्या मिल गया, पानी भी मिल गया। तो हमारे साथ पानी भोज्य पदार्थों के साथ साथ बोनस के रूप में मिल जाता है, ठीक है। तो भोज्य पदार्थों से हमें पानी मिलता है। और देखिए कैसे मिलता है, भोज्य पदार्थों के ऑक्सीकरण से। ये चीजें आपको समझनी है, ऑक्सीकरण क्या होता है, ठीक है। ऑक्सीकरण का मतलब एक तरह से दहन, ठीक है। दहन का मतलब क्या होता है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में कोई पदार्थ जलता है, दहन होता है, उसी को कहते हैं ऑक्सीकरण। ऑक्सीजन की उपस्थिति में, किसकी उपस्थिति में, ऑक्सीजन की उपस्थिति में कोई पदार्थ जब जलता है तो वही होता है ऑक्सीकरण, ठीक है। अब भाई ग्लूकोज कहां से आ गया, ग्लूकोज कहां से आया, याद करिए। जब अब इसके पहले हम लोग कार्बोहाइड्रेट पढ़ रहे थे, भोजन पढ़ रहे थे, तो जब भी हमारे शरीर, जो भी हम लोग भोज्य पदार्थ लेते हैं, ठीक है, वो अंतिम में टूटता है किसमें, ग्लूकोज में। अंतिम में टूट फूट कर डाइसेक्राइड, मोनोसेक्राइड जो भी रहेगा वो अंतिम में टूटता है ग्लूकोज के ही रूप में, ठीक है। इसीलिए तो जो ग्लूकोज हम लोग डायरेक्ट लेते हैं तो तुरंत एनर्जी मिल जाती है। तो अंतिम उत्पाद किसी भी भोज्य पदार्थ का, प्रोटीन का, कार्बोहाइड्रेट का या विटामिन का, किसी का भी, सॉरी विटामिन नहीं, प्रोटीन का, कार्बोहाइड्रेट का और वसा का जो अंतिम उत्पाद है, वो अंतिम उत्पाद क्या है, ग्लूकोज है, यही ना है। तो जो भी हम भोजन करते हैं, भोजन टूट फूट कर अंत में क्या बनता है, ग्लूकोज। तो यही ग्लूकोज ऑक्सीजन से क्रिया करता है। अब सोच रहे हैं ऑक्सीजन कहाँ से मिला, जो श्वसन क्रिया करते हैं तो ऑक्सीजन मिलती है कि नहीं। ऑक्सीजन हमारे शरीर में प्रत्येक कोशिका तक पहुंचता है रुधिर के माध्यम से, क्योंकि ऑक्सीजन रुधिर के साथ मिलकर कोशिकाओं तक जाता है ना, हीमोग्लोबिन की सहायता से। तो रुधिर के साथ मिलकर ये ऑक्सीजन जाता है, तो ऑक्सीजन भी मिल गया हमें। ये भोजन का पाचन हुआ तो ग्लूकोज मिल गया। तो ग्लूकोज का जो दहन होता है, ठीक है, ग्लूकोज का दहन होता है, दहन मतलब ऑक्सीजन की उपस्थिति में। तो ग्लूकोज का जब दहन होता है, यानी ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है, इसको कह सकते हैं ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है या ग्लूकोज का दहन होता है, तो हमें क्या मिलता है, कार्बन डाइऑक्साइड मिलती है, पानी मिलता है और 38 एटीपी। एटीपी ये जो है ऊर्जा का मात्रक है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट ये ऊर्जा है एक तरह से। समझिए कि जब भी ऑक्सीकरण होगा भोज्य पदार्थों का, यानी ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है, तो हमें ऊर्जा मिलती है, ठीक है। तो ऊर्जा से हमें मतलब नहीं है, हमें मतलब खाली अपने किससे है, पानी से, ठीक है। ये आगे जब हम लोग कोशिका उसका वाला पाठ पढ़ेंगे तो उसमें डिटेल में देखेंगे कि इस ऊर्जा का उपयोग कोशिकाएं कैसे करती हैं, ठीक है। तो हमें ऊर्जा से अभी मतलब नहीं है, ऊर्जा से अपना सभी काम करती हैं, क्योंकि हर काम के लिए ऊर्जा चाहिए। ऊर्जा कहाँ से मिलेगा, तो ऊर्जा मिलती है। तो इस ऊर्जा को हमें नहीं ध्यान देना है, हमें ये ध्यान देना है कि भोज्य पदार्थों का जब ऑक्सीकरण होता है तब भी पानी कहाँ से मिल जाता है। तो भोज्य पदार्थों का ऑक्सीकरण हुआ तो हमें पानी मिला कि नहीं, 6H2O, यानी पानी के 6 अणु हमें प्राप्त मिले, ठीक है। तो ये देखिए भोज्य पदार्थों का जब ऑक्सीकरण होगा तब भी हमें पानी मिलता है, ठीक है। ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है तब भी पानी मिलता है, या कहिए कि ग्लूकोज ऑक्सीजन से क्रिया करता है तब भी पानी बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाता है, उसके साथ साथ ऊर्जा भी देता है, ठीक है। देखिए अभी हमने बात किया कि प्रोटीन जो हम लोग खाते हैं उससे भी पानी मिलता है। भोज्य पदार्थों में क्या होता है, या तो प्रोटीन होगा, या तो कार्बोहाइड्रेट होगा, या तो वसा होगा, नहीं होगा क्या। अभी जैसे हमने तेल वाली चीजें खाएं तो उसमें क्या है, वसा है, ठीक है। प्रोटीन वाली चीजें खाएं तो प्रोटीन है, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट वाली चीजें खाएं, कार्बोहाइड्रेट है। तो मान लीजिए हमने वसा वाली चीजें खाई
तो वसा वाली चीजें जो खाते हैं तो 100 ग्राम वसा में कितना ग्राम पानी रहता है, मिलता है 107.3 ग्राम। 100 ग्राम वसा से कितना पानी मिलता है, 107.3 ग्राम। ठीक है। 100 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से कितना पानी मिलता है, 55.5 ग्राम। ठीक है। 100 ग्राम प्रोटीन से कितना पानी मिलेगा, 41.3 ग्राम। यानी हम 100 ग्राम प्रोटीन का सेवन कर रहे हैं तो उससे 41 ग्राम क्या मिलता है, पानी ही मिलता है। तो हमने क्या देखा कि हमने कार्बोहाइड्रेट भी खाया तब भी हमें पानी मिला, प्रोटीन खाया तब भी पानी मिला, विटामिन खाए तब, वसा खाए, कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन वसा, ठीक है, तब भी हमें पानी मिला। तो क्या देखें, जब भी हम लोग भोजन करते हैं तो या तो कार्बोहाइड्रेट खाएंगे, या तो प्रोटीन खाएंगे, या तो वसा खाएंगे, या तो तीनों खाते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट खाएंगे तब वो पानी मिला, प्रोटीन खाएंगे तब वो पानी मिला, वसा खाएंगे तब वो पानी। तो भोज्य पदार्थों के ऑक्सीकरण से भी हमें क्या मिलता है, पानी। तो पानी देखिए, जब हम पीते हैं तब भी मिलता है, जो खाते हैं तब भी मिलता है। अब वो खाना जब पच जाता है, जब खाते हैं खाना पचता है, यानी भोज्य पदार्थों का जब ऑक्सीकरण होता है तब भी हमें पानी मिलता है। ठीक है। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि भोज्य पदार्थों के ऑक्सीकरण से जल के कितने अणु बनते हैं, 6 अणु। ग्लूकोज का एक अणु का जब दहन होता है तो पानी के कितने अणु बनते हैं, 6 अणु। कितने अणु बनते हैं, 6 अणु। और कितनी ऊर्जा मिलती है, 38 ATP। ठीक है। 1 ग्राम वसा से कितने ग्राम पानी मिलता है, 107.3 ग्राम। 100 ग्राम वसा से कितने ग्राम, 107.3 ग्राम। और 100 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से कितना पानी मिलता है, 100 ग्राम प्रोटीन से कितना, 41.3 ग्राम। ठीक है। तो ये हमने देखा कि हमारे शरीर के अंदर पानी कैसे मिला। ठीक है। चलिए, तो देखिए अब हम लोग देखेंगे कि पानी का कार्य क्या है। ठीक है। तो पानी का कार्य के बारे में पूछा जाता है तो सबके दिमाग में यही आएगा कि पानी का काम क्या है। भाई कुछ लोग सोचेंगे पीने का काम है पानी का ना, कुछ लोग सोचेंगे नहाने का। देखिए आ गया उत्तर ना। कुछ लोग सोचेंगे नहाने का, और कुछ लोग क्या सोचेंगे, कपड़ा धुलने का। बहुत सही। और कुछ लोग क्या सोचेंगे, खाना बनाना। कुछ लोग सोचेंगे सिंचाई करना। ठीक है। और कुछ लोग, सब सही है, कोई गलत नहीं है। पानी का काम नहाना भी है, कपड़ा धुलना भी है, खाना बनाना भी है, सिंचाई करना भी है। ठीक है। तो ये सभी काम पानी का कहाँ है, शरीर के अंदर नहीं है, बाहर है। ठीक है। तो सभी चीजें सही है जो आपने बताया। कपड़ा धुलना पानी का काम है, वो भी सही है। नहाना वो भी सही है। खाना बनाना वो भी सही है। सिंचाई करना वो भी सही है। लेकिन वो कहाँ का पानी का काम है, शरीर के बाहर का। हम बात कहाँ कर रहे हैं, शरीर के अंदर। यानी हमारे शरीर के अंदर पानी क्या करता है। ठीक है। वो सभी चीजें सही है, लेकिन हम बात करेंगे शरीर के अंदर पानी का कार्य। तो ये कहाँ की बात है, शरीर के अंदर, शरीर में, मानव शरीर में। ठीक है। हम मानव शरीर के बारे में बात कर रहे हैं कि जो मानव शरीर है उस मानव के शरीर में पानी क्या काम करता है। ठीक है। देखें तो देखिए, सबसे पहला काम करता है शरीर में अंगों के निर्माण में सहायक। ठीक है। अब कुछ लोग सोचेंगे कि शरीर में अंगों का निर्माण पानी कैसे बनाएगा। अभी हमने पढ़ाया है कि पानी कोई ऊर्जा ही नहीं देता। पानी से कोई ऊर्जा मिलती है नहीं, पानी से कोई ऊर्जा नहीं मिलती। पानी का शरीर में कोई काम नहीं है। नहीं, काम तो बहुत है। ठीक है।
तो अंगों के निर्माण में कैसे सहायक होगा? अब सबके दिमाग में ये होगा कि अंगों का निर्माण, वृद्धि और विकास कौन करता है? प्रोटीन। कौन करता है? प्रोटीन। तो प्रोटीन हमारे शरीर में अंगों का निर्माण करता है, ये बात बिल्कुल सही है। लेकिन थोड़ा सा ध्यान से देखिए कि 100 ग्राम प्रोटीन में 41.3 ग्राम पानी ही तो है। तो प्रोटीन अगर शरीर का निर्माण कर सकता है तो प्रोटीन में 41% क्या है? पानी है। 41% पानी ही है। तो क्या शरीर के अंगों का निर्माण पानी नहीं करेगा? प्रोटीन तो करता ही है। प्रोटीन के साथ साथ प्रोटीन में 41% पानी रहता है। 100 ग्राम प्रोटीन में 41% क्या है? पानी है। तो 41% पानी है, तो प्रोटीन शरीर के अंगों का निर्माण करेगा, तो क्या पानी शरीर के अंगों का निर्माण नहीं करेगा? करेगा। तो प्रोटीन, पानी का काम शरीर के अंगों का निर्माण करना है, ठीक है। और क्या करता है? वस्तुओं को घुलनशील बनाने में सहायक करता है। अभी हमने देखा लार का उदाहरण की चर्चा हमने की थी, एक बार फिर हम चर्चा कर रहे हैं। क्या क्या चीज बताइए? आपको खाने को दे दिया जाए, चाहे पार्ले जी बिस्कुट दे दिया या कोई बढ़िया खाना दे दिया जाए, और खाने को दे दिया जाए लेकिन पानी न दिया जाए। खाने को दे दिया जाए लेकिन पानी न दिया। हमने खाया तो मुंह में जब भोजन जाता है तो लार क्या करता है? वो आ करके उसको घुलनशील बनाता है, तब वो अंदर जाता है। देखते हैं ना? कभी आप ट्राई कीजिए, खाना एक साथ ढेर सा मुंह में भर लीजिए, तो वो अंदर नहीं जाएगा। जब लार धीरे धीरे उसको पानी में घुलनशील बनाएगा तब वो जाता है अंदर। जाता है ना? जैसे ट्राई मत करिएगा, सांस अटक जाएगा, ठीक है। सोच कर देखिए, सभी लोग समझ रहे हैं क्या कर रहे हैं, कि लार की एक निश्चित मात्रा है, वो निश्चित मात्रा में लार मुंह में आता है। अगर एक साथ हमने एक बिस्कुट खाया तो ठीक ठीक, 5 बिस्कुट मुंह में ठूस लिए तो क्या वो अंदर चला जाएगा? नहीं। जब कुछते कुछते लार उसमें मिलेगा, जब घुलनशील बनेगा, तभी जो है वो क्या होगा? वो अंदर जाएगा। तो वही है कि वस्तुओं को घुलनशील बनाने में सहायक है। जैसे विटामिन बी और सी पानी में क्या करता है? घुल जाता है। विटामिन बी और विटामिन सी पानी में क्या करता है? घुल जाता है। तो अगर हमने विटामिन बी और विटामिन सी लिया, अपने शरीर में लिया, तो पानी ही तो उसको घुलनशील बना के उसको शरीर के अंगों तक पहुंचाएगा। वही करेगा ना? खनिज लवण हमने लिया, तो खनिज लवण भी देखते हैं पानी के माध्यम से ही हमें कहाँ मिलता है? शरीर के अंगों को। तो यह है कि वस्तुओं को घुलनशील बनाने में सहायक है, ठीक है। पाचन क्रिया में सहायक, ठीक है। अब कुछ लोग सोचेंगे कि पाचन क्रिया में सहायक कहाँ से हो गया? तो वही बात फिर, चाहे लार का उदाहरण लीजिए, तो लार क्या करता है? भोजन का पाचन भी करता है, आखिर मिलता है, टाइलिन एंजाइम उसमें मिलता है। भोजन के पाचन में एंजाइम की अहम भूमिका होती है, हम लोग जानते हैं। तो लार भी भोजन में मिलकर उसका पाचन करता है। आमाशय में जाएगा तो और एंजाइम आकर मिलते हैं, तो उन सभी एंजाइमों के अवशोषण के निकालने के लिए कहीं न कहीं पानी की जरूरत पड़ती है। कितना भी बढ़िया खाना आपको खिला दिया जाए, खूब बढ़िया खाना खाए, मान लीजिए शादी विवाह में गए, बहुत बढ़िया खाना मिला और ठूस के खा लिए, ठीक है। अक्सर सभी लोग खाते हैं। जब दूसरे की शादी में जाएंगे, कहीं भी जाते हैं, तो शादी विवाह में जब हम जाते हैं तो आन का दाना तान के खाना होता है ना। तो मान लीजिए खूब बढ़िया बढ़िया खाना है, खूब ठूस लिए, अब पानी नहीं पिए, ठीक है। और उस पूरे शादी में सब कुछ है लेकिन पानी नहीं है, तो सभी बाराती बीमार हो जाएंगे कि नहीं? खाने को तो खा लिए, तो किसी को अनपच हो जाएगा, किसी को उल्टी हो जाएगा, किसी को तरह तरह की
की दिक्कत होगी। मतलब कुल मिला जुला कर खाना बढ़िया से पचेगा नहीं किसी व्यक्ति का, यानी सारे बारातियों का खाना पचबे नहीं करेगा। बात समझ में आ रही है? तो पाचन क्रिया के लिए पानी का बहुत जरूरी है। बिना पानी के पाचन क्रिया अच्छे से नहीं हो पाएगी, पचेगा। बेचारा एंजाइम है, जितना पानी हो सकेगा, जैसे लार है, अपना प्रयास करेगा, जितना पानी मुंह से अंदर तो भेज देगा, लेकिन अंदर में भी तो पानी चाहिए। जो जितना काम करेगा एंजाइम बेचारा करेगा, लेकिन फिर भी खाना पूरा पचा बढ़िया से नहीं पाएगा। तो भोजन के पाचन के लिए भी पानी की बहुत आवश्यकता होती है। ठीक है। ताप का नियंत्रण हम जानते हैं, जब हम मस्तिष्क पढ़ रहे थे तो उसमें एक मस्तिष्क में एक ऐसा अंग है हाइपोथैलेमस। ठीक है। वो हमारे शरीर से ताप का नियंत्रण करता है। ठीक है। हमारे शरीर में ताप का नियंत्रण कौन करता है? हाइपोथैलेमस। ठीक है। लेकिन ये जब हाइपोथैलेमस करता क्या है, ताप को कैसे कंट्रोल करता है? सोचिए, जब गर्मी लग रही है तो हमारा शरीर क्या करता है? हमारा शरीर अपने हाइपोथैलेमस कहता है, ब्रेन का हाइपोथैलेमस कहता है कि शरीर को आर्डर देता है एक तरह से कि तुम पसीना निकालो। जब बहुत गर्मी लगने लगती है, असहनीय गर्मी लगने लगती है, तो वो क्या करता है? पसीना निकालने को कहता है। कौन? हाइपोथैलेमस। तो जब पसीना निकलता है तो पसीने के रूप में क्या निकलता है? नमक निकलता है, और उसके साथ साथ पानी की भी मात्रा निकलती है। नमक अकेले तो निकलता नहीं, पानी के साथ निकलता है। तो नमक भी निकला और पानी भी निकला। मतलब पसीना जब निकला तो हमारे शरीर से क्या निकला? पानी ही निकला। तो वो पानी किया क्या? जैसे ही पसीना निकलता है, आपके शरीर का ताप थोड़ा सा ठंडा हो जाता है। ध्यान दिए हैं? कभी ध्यान दीजिए, आपको कभी बहुत गर्मी लग रही है, बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है, पसीना हो जाता है, उसके बाद आप थोड़ा सा गर्मी कुछ कम महसूस होगी। देखेंगे हवा में जाएंगे तो वाष्पीकरण होगा। जो पानी जो ये भीग जाता है, शरीर के ऊपर पानी रहता है, वो पानी वाष्प बन के उड़ने लगता है। तो वाष्प बनने के उड़ने लगेगा तो यहाँ की ऊर्जा लेके उड़ जाता है ऊपर, तो वो ठंडा लगता है। हवा में जाएंगे तो तेजी से वाष्पीकरण होगा तो और ठंडा लगता है। बात समझ में आ रही है? तो ये पानी क्या करता है? हमारे ताप को भी कंट्रोल करता है। कैसे? पसीना निकालकर। ठीक है। तो पानी हमारे शरीर से ताप को भी कंट्रोल करता है। अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालता है। जैसे कुछ लोगों की आदत रहती है, ठीक है, अब सबकी अपनी अलग अलग आदत है, वो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है समझ लीजिए, या कुछ समझ लीजिए कि सबकी अलग अलग समस्या होती है। ठीक है। मॉर्निंग में सुबह सुबह कोई गर्म पानी पीता है, कोई ठंडा पानी पीता है, कोई बिना पानी के पीता है, और जिसका जो जो शौक रहता है, कोई चाय पीता है। ठीक है। तरह तरह से पेट की सफाई करने के लिए जाने से पहले ज्यादातर लोग पानी भी पीते हैं। ठीक है। और लोग तो कुछ लोग बहुत सा काम करते हैं। ठीक है, वो अलग बात है। कोई सुर्ती खा के किसी को प्रेशर बन जाता है, देखते हैं सबका अलग अलग दिमाग रहता है। अब जो भी हो, लेकिन ज्यादातर लोग पानी पीते हैं। ठीक है। तो पानी पीते हैं, और कुछ लोग बिना पानी पिए भी हो जाता है। ठीक है। तो ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन जब हमारे शरीर में जो मल रहता है, ठीक है, जब हमारे शरीर में मल जो छोटी आंत और बड़ी आंत से होके गुजरता है, ठीक है, तो उस मल को पास होने के लिए, मल मतलब अपशिष्ट पदार्थ, जिसे भोजन हमारा पच गया, पचने के बाद जो खराब पदार्थ बचा, उस खराब पदार्थ को पास होने के लिए यानी आगे बढ़ने के लिए पानी की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है। अगर हमारे शरीर में पानी की कमी है तो भोजन पास नहीं होता। ठीक है। वो जो अपशिष्ट पदार्थ है वो पास नहीं होता, लैट्रिन नहीं होती अच्छी से। बात समझ में आ रही है? जैसे जब हम बीमार पड़ते हैं, ठीक है, या तबीयत खराब हो जाता है, तो हम लोग दवा का सेवन इतना ज्यादा करते हैं, पानी अगर पर्याप्त मात्रा में नहीं पीते हैं तो जो हमारा मल होता है वो सूख जाता है, कड़ा हो जाता है। ध्यान दिए हैं कभी? पानी की कमी हो जाती है। तो अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने के लिए भी पानी की क्या होती है? जरूरत पड़ती है। ठीक है।
अब देखिए, जैसे हम लोग बाथरूम करते हैं तब भी वो भी अपशिष्ट पदार्थ है कि नहीं? पानी के रूप में बाहर निकल जाता है, निकलता है। तो मल के रूप में भी पानी निकल जाता है। तो उन सब पानी की पूर्ति करने के लिए हमको फिर पानी की पीने की जरूरत पड़ती है। देखते हैं बार बार बाथरूम जो करते हैं उनको प्यास लग जाती है, नहीं होता है? अगर बाथरूम जो बार बार करते हैं तो पेट से, शरीर से पानी निकला तो शरीर में पानी की कमी हो जाती है ना, तो पानी चाहिए। तो अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ती है? पानी। पानी किसी न किसी रूप में, ठीक है। तो देखिए हमारे शरीर से जो पानी है 2.3 लीटर से लेके 2.8 लीटर पानी प्रतिदिन बाहर निकलता है, ठीक है। कितना पानी? 2.3 लीटर से लेके 2.8 लीटर पानी प्रतिदिन बाहर निकलता है, जिसमें क्या कहाँ से निकलता है? मूत्र से कितना निकलता है? 1.5 लीटर, ठीक है। मतलब प्रतिदिन हम मूत्र के रूप में 1.5 लीटर पानी क्या करते हैं? बाहर निकाल देते हैं। पसीने के रूप में 0.65 लीटर, यानी लगभग में 0.25 लीटर के आसपास। मल के रूप में 0.15 लीटर, ठीक है। और श्वसन के रूप में जब हम सांस लेते हैं तो देखिए श्वसन क्रिया हुई तो ऑक्सीजन आता है ना, तो ऑक्सीजन के साथ भी पानी निकलता है बाहर, ठीक है। देखिए कार्बन डाइऑक्साइड था, जब ग्लूकोज का ऑक्सीकरण हुआ था तो वहां पर कार्बन डाइऑक्साइड बना था, जल बना था और ऊर्जा बनी थी। तो कार्बन डाइऑक्साइड हम कहाँ करते हैं? बाहर निकालते हैं ना। तो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ साथ क्या होता है? पानी भी बाहर आता है। तो श्वसन क्रिया में भी 0.32 लीटर पानी निकलता है, ठीक है। तो पानी का काम है अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालना, ठीक है। मूत्र के रूप में, पसीने के रूप में, मल के रूप में और श्वसन के रूप में 2.3 लीटर से लेके 2.8 लीटर पानी क्या होता है? प्रतिदिन बाहर निकलता है, ठीक है। चलिए तो देखिए अगला है पोषक पदार्थों का हस्तांतरण। पोषक पदार्थों का हस्तांतरण का मतलब समझ रहे हैं? जैसे हमने कोई पदार्थ खाया, ठीक है, मान लीजिए आयरन वाला पदार्थ खाए, कैल्शियम वाला पदार्थ खाए, ठीक है। तो कोई पदार्थ हमने खाया, उसमें प्रोटीन है, विटामिन है, कार्बोहाइड्रेट है, वसा है, जो भी पदार्थ हम लोग खाए तो उसका पाचन होता है, ठीक है। उसके जो पोषक तत्व हैं वो आंत की दीवारों द्वारा क्या होती है? जो छोटी आंत और बड़ी आंत की दीवारों द्वारा क्या होते हैं? अवशोषण किए जाते हैं, होता है। जो भी भोजन हम लोग खाते हैं उसका पाचन होता है। उसके बाद अवशोषण, दीवारें क्या करती हैं? वो भोजन में से पोषक तत्व ग्रहण कर लेती है और खराब पदार्थ होता है उसको कहाँ भेज देती है? आगे खसका देती है, और वही सुबह शाम आदमी बाहर निकाल देता है। तो जो पोषक तत्व हैं उनको ग्रहण करना ही क्या कहलाता है? अवशोषण। तो जब अवशोषण होता है तो जो पोषक तत्व हमारे शरीर के अंदर जाते हैं, रुधिर उनको अवशोषित कर लेता है ना, आंत की दीवारें अवशोषित कर लेती हैं, वहां से रुधिर के माध्यम से फिर विभिन्न अंगों तक पहुंचाता है। तो वो किसके माध्यम से पहुंचती हैं? पानी के माध्यम से, ठीक है। तो वो वही है कि पाचन और अवशोषण यानी पोषक पदार्थों का हस्तांतरण जो पोषक पदार्थ है हमारे भोजन में है, भोजन से कहाँ चले आए? वो रुधिर में चले आए। तो वो जो पोषक तत्वों का हस्तांतरण हुआ, हस्तांतरण एक जगह से दूसरी जगह जाना, ठीक है। जैसे ये पोषक तत्व है यहाँ पर, यहाँ से ये रुधिर में चले गया, रुधिर के माध्यम से अंगों में चले गए। तो पोषक तत्व हस्तांतरण माने एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं। तो पोषक पदार्थों के हस्तांतरण के लिए भी हमें किसकी आवश्यकता पड़ती है? जल की। तो पोषक पदार्थों का हस्तांतरण भी कौन करता है? पानी, ठीक है। अब देखिए अगला है शरीर के कोमल अंगों की रक्षा। हम देखते हैं हमारे कोमल अंगों का मतलब समझ रहे हैं? सबसे कोमल अंग जो है, बार बार कहते हैं कुछ होता है हमारा दिल टूट जाता है, बार बार कहते हैं ना हमारा दिल टूट गया, मतलब दिल बड़ा कोमल अंग है। दिल मतलब हृदय। कुछ भी होता है हमारा दिल टूट गया, मेरा दिल टूट गया, बहुत होता है ना।
तो सबसे कोमल अंग जो कोमल अंग है हृदय, उसकी रक्षा एक द्रव के रूप में पदार्थ रहता है वो करता है। चारों तरफ से जो रक्षा करता है वो उसे कहते हैं पेरिकार्डियल द्रव, ठीक है, जो हृदय की रक्षा करता है। इसी तरह से हमारे मस्तिष्क में भी पानी भरा रहता है, सेरिब्रो स्पाइनल द्रव, ये हमारे मस्तिष्क की रक्षा करता है, ठीक है। इसी तरह से देखिए हड्डियों के बीच में जो खाली स्थान है उसमें भी द्रव भरा रहता है, ठीक है। हड्डी वाला पार्ट हम लोग पढ़े होंगे, तो हड्डियों के बीच में भी द्रव भरा रहता है, जो लिगामेंट रहता है वो उसमें भी द्रव पाया जाता है। तो कहने का मतलब यह है कि जो पानी है वो हमारे शरीर के कोमल अंगों की भी रक्षा करता है, ठीक है। चलिए, स्नेहक के रूप में, स्नेहक मतलब समझ रहे हैं, जैसे सोचिए कि हम लोग साइकिल चलाते हैं, गाड़ी चलाते हैं, आपके घर पे भी कोई ना कोई मशीन होगी। जब वो मशीन चलती है, कोई लगातार चलने वाली मशीन है, जैसे कुछ नहीं तो आप इतना सोच लीजिए, साइकिल और गाड़ी सबके घर में होगा। गाड़ी भले ना हो लेकिन साइकिल तो सबके घर में होगा ना। तो जब साइकिल चलाते हैं तो कुछ दिन बीत जाता है, साइकिल गाढ़ चलने लगता है, कहते हैं गाढ़ा चला था, तो उसमें मोबिल ओबिल कुछ डालते हैं, तेल वोल डालते हैं, ठीक है, तो साइकिल सब लोग देखे है ना, तो साइकिल सरल चलने लगता है। तो तेल करता क्या है, जो साइकिल में बैरिंग होती है, बैरिंग मतलब छोटी छोटी गोलियां होती हैं, ठीक है, वो गोलियों के बीच जब तेल खत्म हो जाता है, तो तेल खत्म होने का मतलब घर्षण कम हो जाता है, घर्षण ज्यादा हो जाता है, यानी घर्षण एक शब्द आता है। घर्षण का मतलब समझिए अवरोध, घर्षण माने अवरोध। जैसे हम कहें कि अगर ये ब्लैक बोर्ड है, इस पे चीजें पर बढ़िया से सरक जा रहा है, ठीक है, तो इसका मतलब इसका घर्षण कम है। जो चीज ज्यादा सरक रही है उसका घर्षण कम है, चिकनी चीजें हैं उसका घर्षण कम है, यानी जब चिकना होता है तो घर्षण कम हो जाता है, अगर चिकना नहीं है तो घर्षण ज्यादा होता है। तो अगर घर्षण ज्यादा होता है तो होता क्या है, चीजें एक दूसरे पर रगड़ती हैं, घर्षण माने रगड़ना, ठीक है, अवरोध उत्पन्न करता है। जो वो बैरिंग है गाड़ी को, साइकिल को आगे चलने में रुकावट पैदा करती है। तो तेल जब डालते हैं तो वो उस पर बैरिंग जो है सरकने लगती है, यानी घर्षण कम हो जाता है। तो कम हो जाता है तो चीजें खराब नहीं होती। जो गोली है इसमें तेल अगर नहीं डालेंगे, जो बैरिंग है उसमें तेल, हाँ देखिए देखिए देखिए, हाँ यही है। इसी तरह से गोलियां होती हैं, बड़ा सही उदाहरण मिल गया। इसी तरह से गोलियां होती हैं, अगर ये गोली में तेल लग जाएगा तो एक गोलियां एक दूसरे पर फिसलती हैं तो घर्षण कम लगता है। अगर इसमें तेल नहीं लगा रहेगा तो ये चीजें घिस जाएंगी तो धीरे धीरे खराब हो जाएगा। तो वही काम हमारे शरीर में हड्डियां भी करती हैं, ठीक है। स्नेहक का रूप का मतलब घर्षण कम होता है। जैसे जोड़ है, जोड़ पे अगर पानी नहीं होता तो क्या होता है, जोड़ों में हमारी हड्डियों के बीच में अगर पानी नहीं होता तो हड्डियां जो इतने आसानी से चल फिर ले रही हैं तो इसमें दिक्कत होता। उनका पानी जो है जिनका कम हो जाता है, जैसे जब धीरे धीरे हम बुजुर्ग हो जाते हैं, ठीक है, अवस्था जब बढ़ने लगती है तो हड्डियों के बीच जो द्रव है, जो पानी है, वो धीरे धीरे क्या होता है, सूखने लगता है, कम पड़ने लगता है। तो इसीलिए लोग ऐसे करे मैया रे, अरे मैया रे पप्पा, चलने में दिक्कत होती है ना। अगर बैठ जाते हैं तो उठने में दर्द करता है, हम देखते हैं, कहते हैं अरे बप्पा रे पप्पा, जिंदगी निकल गई ना। तो ये क्या होता है, वह पानी का कमाल है, ठीक है। तो वही है कि जो स्नेहक के रूप में भी हमारे शरीर में, स्नेहक के रूप में जहां हड्डियों का जोड़ है वहां पर पानी पाया जाता है, ठीक है। तो द्रव जो है स्नेहक के रूप में भी पाया जाता है, ठीक है। समस्त उपापचयी क्रियाओं का मतलब हमने बताया है कि जब हमारा शरीर विश्राम में रहता है, विश्राम का मतलब समझ रहे हैं, जैसे जब हम आराम से रहते हैं,
सोते हैं या रिलैक्स कंडीशन में रहते हैं तो हमारा शरीर रिलैक्स महसूस करता है, तो उस समय ऐच्छिक क्रियाएं नहीं होती। ऐच्छिक क्रियाएं, अनैच्छिक क्रियाएं तो समझ ही रहे हैं। ऐच्छिक क्रियाएं मतलब जो हमारी इच्छा से काम करती हैं, जैसे पढ़ना, सोना, जागना, चलना, ठीक है, खेलना, ये सब हमारी इच्छा से होता है। तो ये तो हो गई ऐच्छिक क्रियाएं। लेकिन अनैच्छिक क्रिया जो हमारी इच्छा से नहीं होती, वो अपने आप संचालित है, उसको ब्रेन तुरंत कहता है। जैसे मच्छर काटा, यहाँ तुरंत कहेगा मारो, काटा गड़ा, तो वो नहीं है कि हम नहीं उठाएंगे पैर, अपने आप उठ जाता है। उठ जाता है कि नहीं? जैसे आंख ऐसे है, हम आंख के पास ऐसे करेंगे, अपने आप आंख बंद कर लेगा। क्यों? ये ऐच्छिक क्रिया नहीं है। हम ऐसे ऐसे करेंगे, नहीं बंद करेंगे, ऐसे करेंगे तुरंत बंद हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं? तो ये सब कौन सी क्रिया? अनैच्छिक क्रिया है। तो जब अनैच्छिक क्रियाएं हमारे शरीर में होती हैं, तो अनैच्छिक क्रियाओं, जब हमारा शरीर विश्राम अवस्था में होता है, तो जो अनैच्छिक क्रियाएं के संचालन के लिए, मतलब अनैच्छिक क्रियाओं को सुचारू रूप से चलाने के लिए जो ऊर्जा व्यय की दर होती है, उसी को कहते हैं उपापचयी। ठीक है? उसी को क्या कहते हैं? उपापचयी क्रिया। तो अनैच्छिक क्रियाओं, जब हमारा शरीर विश्राम अवस्था में रहता है, तो अनैच्छिक क्रियाओं के संचालन के लिए जो ऊर्जा व्यय की दर होती है, उसी को कहते हैं उपापचयी। ठीक है? तो यही उपापचयी क्रियाओं के में सहायक होता है। ठीक है? तो हम लोगों ने जल का कार्य देखा, तो जल के अनेक कार्य हैं। जल अपशिष्ट पदार्थ को बाहर भी निकालता है, जल हमारे अंगों का निर्माण भी करता है। ठीक है? जल हमारे कोमल अंगों की रक्षा भी करता है, जल स्नेहक के भी रूप में है। और जल और क्या करता है बताइए? जल और क्या करता है? अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालता है। ठीक है? तो जल के कार्य हम लोग देख लिए। ठीक है? चलिए, ठीक है। तो देखिए, ये जो विकास और विनाश लिखे हैं कि जब उपापचयी क्रियाएं होती हैं हमारे शरीर में, तो दो तरह की क्रियाएं होती हैं। ठीक है? एक ऐसी क्रिया होती है जिसमें विकास होता है, और एक ऐसी क्रियाएं होती है जिसमें विनाश होता है। अब विकास और विनाश क्या है? कैटाबोलिक और एनाबोलिक दो तरह की क्रियाएं होती हैं। ठीक है? एक होता है विकास वाला और एक होता है विनाश वाला। तो जैसे मान लीजिए श्वसन क्रिया हुई, तो श्वसन क्रिया होता है, तो श्वसन क्रिया में ऑक्सीजन का दहन होता है। ठीक है? तो जब श्वसन क्रिया होती है तो ये जो है विनाश वाली हो, इससे ऊर्जा मिलती है। श्वसन क्रिया जब होती है तो हमारा जो ऑक्सीजन है हमारे शरीर के माध्यम से शरीर में जाता है। तो ऑक्सीजन हम लिए, तो यह ऑक्सीजन कहाँ, यहाँ से कहाँ जाता है? फेफड़े में। फेफड़े में रुधिर के माध्यम से विभिन्न अंगों तक पहुंचता है। तो वो ऑक्सीजन में कोशिकीय श्वसन होता है। ठीक है? तो कोशिकीय श्वसन होता है, तो वहीं देखें ग्लूकोज का जब ऑक्सीकरण हुआ था, ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, जल निकलता है और एटीपी ऊर्जा मिलती है। वही जो 38 एटीपी ऊर्जा होती है, उसी ऊर्जा से कोशिका अपना काम करता है। ठीक है? तो ये क्या है? विनाश वाली क्रिया है। ये जो है जलता है। ये क्या है? जलता है, यानी एक ऐसी क्रिया है जिसमें विनाश होता है। तो श्वसन क्रिया में कैसा होता है? विनाश होता है। और विकास किसका होता है? जैसे पाचन क्रिया। पाचन क्रिया में पाचन हुआ, अवशोषण हुआ, पोषक तत्व जो है ग्रहण कर लिए गए, वो पोषक तत्वों से ग्रहण करके वृद्धि और विकास किया जाता है। तो इसलिए ये जो है पाचन क्रिया जो है, ये कैसी है? विकास वाली क्रिया है। ठीक है? तो हम लोगों ने आज क्या देखा? जल के कार्य देख लिए, और जल किन किन माध्यम से हमारे शरीर में प्राप्त होता है वो देख लिए। ठीक है? हमारे शरीर में जल प्राप्ति के क्या क्या स्रोत हैं, यानी जल किन किन विधियों से प्राप्त किया जाता है हमारे शरीर में, और जल जो है वो पानी जो है उसका कार्य क्या है, ये दो चीज हम लोग देख लिए आज। ठीक है? चलिए।